हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे बढ़ते हुए बोहर मॉडल को समझेंगे। बोहर मॉडल को अब तक के जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी में सबसे सक्सेसफुल मॉडल्स में से एक माना गया है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी। आइए जानते हैं क्या था बोहर मॉडल और इसमें क्या क्या कमियां थी। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट करिए इसके पोस्टुलेट्स को भी और समझने की कोशिश करिए कि क्या कहता है बोहर का मॉडल एटम के लिए। बोहर ने जो अपना मॉडल दिया था उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई थी जो आज तक हम एटम के लिए अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, उसने कहा था कि एक सेंटर में न्यूक्लियस है, जो कि रदरफोर्ड ने भी बताया था। उसी को आगे ले जाते हुए उन्होंने कहा कि इसके पास वेरियस क्लासेस होती हैं और इन क्लासेस को उसने ऑर्बिटल नाम दिया, और इन ऑर्बिटल्स में या सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करता है, इस बारे में भी बोहर ने बताया। आइए डिटेल में इन पोस्टुलेट्स को समझते हैं। पहला पोस्टुलेट कहता है द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस in a circular path or fixed radius and energy. These paths are called orbits, stationary states or allowed energy states. बोहर ने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड जो ये सर्कुलर पाथ हैं, इनको हम ऑर्बिटल नाम दे रहे हैं, और इन ऑर्बिटल्स में कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है क्योंकि बोहर ने केवल हाइड्रोजन एटम को ध्यान में रखकर अपना मॉडल पेश किया था। बाकी एटम्स के लिए उन्होंने ये मॉडल फिलहाल नहीं दिया था। उन्होंने हाइड्रोजन को ध्यान में रखा, सबसे छोटा एटम उन्हें वही दिखा जिसमें वो इजीली एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, और उसी के लिए सारे पोस्टुलेट्स दिए। तो उन्होंने कहा ये ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में। पहले ऑर्बिटल को उन्होंने n इज इक्वल टू 1 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 दी, और दूसरे ऑर्बिटल के लिए n इज इक्वल टू 2 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 दी, और तीसरे ऑर्बिटल के लिए n इज इक्वल टू 3 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 दी। और ऐसे ही अगर आगे बढ़ते जाओ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आने के बाद हम सीधे सीधे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि पहली शेल के लिए n की वैल्यू 1 है और n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब जिसके लिए n इज इक्वल टू 1 है उस ऑर्बिटल को उन्होंने k शेल नाम दिया। सेकेंड, जिसके लिए n इज इक्वल टू 2 है उन्होंने उसे l नाम दिया। थर्ड, n इज इक्वल टू 3 इन्होंने इसको नाम दिया m। और इसी तरह से इन्होंने बढ़ते हुए जितने भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नंबर बढ़ता रहेगा उनके नाम k, l, m, n, o, p इस तरीके से अल्फाबेट्स में आगे बढ़ाकर उनका नाम दिया। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सर्टेन इन द ऑर्बिट मीन्स इट डज नॉट चेंज विथ टाइम। रदरफोर्ड के मॉडल में हमें ये बात क्लियर ही नहीं थी कि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है, लेकिन ये एनर्जी ला कहां से रहा है। अगर इनके पास फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो ये एनर्जी एक दिन खत्म भी होगी, और खत्म हो गई तो एटम खत्म, एटम का अस्तित्व कोलैप्स। लेकिन रदरफोर्ड के इस मॉडल की कमियों को सुधारते हुए बोहर ने कहा इनके पास फिक्स क्लासेस तो हैं और साथ में है फिक्स एनर्जी अमाउंट। इस फिक्स एनर्जी अमाउंट में ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। लेकिन एक बात उन्होंने और कही कि अगर माना n शेल में या पहले k शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस शेल में इलेक्ट्रॉन घूमने के दौरान अगर बाहर से एनर्जी गेन करता है तो ये अपना शेल छोड़ करके अगले शेल में जंप कर जाएगा। हालांकि यहाँ 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहने के बाद ये वापस भी आएगा, लेकिन उस समय जिस सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा होगा उस सर्कुलर पाथ में इसकी एनर्जी फिक्स होगी। नेक्स्ट जो उन्होंने पॉइंट बताया था वो ये बताया था कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स डिफर इन द एनर्जी बाय डेल्टा ई। उन्होंने कहा कि एक शेल छोड़ करके, जब वो पहला कक्षक छोड़ करके नेक्स्ट कक्षक यानी कि नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा, यानी कि दो स्टेशनरी स्टेट्स में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा उस दौरान उनका जो एनर्जी चेंज होगा वो डेल्टा ई होगा। और इन्होंने एक फ्रीक्वेंसी जिसे बोहर फ्रीक्वेंसी नाम दिया, उसके लिए जो वैल्यू निकाली वो थी डेल्टा ई अपॉन में h, जहां डेल्टा ई है E2 माइनस E1, यानी कि एनर्जी जब वो अपने इनिशियल स्टेट में था इलेक्ट्रॉन, और E2 मतलब जब वो अपने हायर स्टेट में पहुंच गया। अब इस दौरान वो वापस भी आएगा, ये हम बात जानते ही हैं। नेक्स्ट जो उन्होंने बात कही वो कही इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को लेकर, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूअसली घूम रहा है, उस दौरान उसका मास होगा, एनर्जी होगी
और साथ में उसका रेडियस होगा। अब हम ये बात तो जानते ही हैं कि अगर मास है और अगर वो कम रेडियस में घूम रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ जाती है, उसकी तेजी अपने आप बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ सुपर हीरोज पहले क्या करते थे, पुराने शोज जैसे देते, बड़ा फिजिक्स का बड़ा पालन करते थे वो लोग, कि अगर वो घूम रहे हैं, घूम घूम करके वो अपना रेडियस घटाते जाएंगे और फिर तेजी से निकलेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का जो मास वेलोसिटी रेडियस है वो NH/2π के इक्वल होगा। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वो इसी NH/2π के मल्टीपल में ही, इंटीजर में ही घूमेगा। यानी कि पहली शेल की जो एनर्जी होगी या पहले ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो H/2π होगी, और अगर शेल बदल गया, सेकंड शेल में अगर वो चला गया, यानी कि L शेल में अगर वो चला गया तो n की वैल्यू 2 यानी कि 2H/2π। ऐसे ही अगली शेल में 3H/2π। तो इसी के इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में ही ये आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होना चाहिए। ये थे बोहर मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बोहर मॉडल के सिग्निफिकेंस यानी कि कहां बोहर मॉडल काम आया उसको जानते हैं। बोहर मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बताने में बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हुआ। रदरफोर्ड मॉडल में जो कमी थी वो ये थी कि एनर्जी का लेवल और इलेक्ट्रॉन के घूमने का स्पेस उन्होंने फिक्स नहीं बताया था, लेकिन बोहर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन के घूमने का रेडियस और उसके अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इट मींस उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ बोहर रेडियस। बोहर रेडियस कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, R = A0 n²/z, जहां A0 की वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। यानी कि अगर कोई भी एटम मींस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जिसके लिए Z की वैल्यू 1 होती है, Z इज एटॉमिक मास, और इसके लिए N की वैल्यू अब वेरी करेगी कि कौन से ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो n² की वैल्यू हम 1 2 3 जानते ही हैं। इससे अगर हम रेडियस निकालें तो किसी भी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की रेडियस को, डिस्टेंस को निकाल पाएंगे। नेक्स्ट, उन्होंने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए भी वैल्यू दी, दैट इज E = माइनस का RH/1/n²। n नंबर ऑफ ऑर्बिटल यानी कि कहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और RH है रिडबर्ग कांस्टेंट विच इज 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। उन्होंने वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी किसी भी ट्रांजिशन स्टेट के लिए कैलकुलेट करने के लिए भी बात बताई। उन्होंने ट्रांजिशन स्टेट यानी कि इलेक्ट्रॉन अपना लेवल छोड़ करके हाई लेवल में जा रहा है फिर वापस आ रहा है, उस दौरान कितनी फ्रीक्वेंसी और कितना वेव नंबर चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। नेक्स्ट, उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइन होती है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, उन सभी को क्लियरली एक्सप्लेन करने में बोहर कामयाब रहे। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज ν = NH/2πmr, यानी कि mvr = NH/2π से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं बोहर मॉडल की लिमिटेशंस। मींस बोहर ने कहां पर क्या क्या कमियां छोड़ी जिसकी वजह से ये मॉडल पार्शियली सक्सेसफुल है, फुल्ली सक्सेसफुल नहीं है। पहली लिमिटेशन उनकी ये थी कि ये केवल हाइड्रोजन के एटम के सारे बिहेवियर, जो भी बिहेवियर है एटॉमिक बिहेवियर, उनको समझाने में सफल रहा। हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी बड़ा एटम उनके सामने आया तो उनके जो भी इफेक्ट थे या जो भी उनके पोस्टुलेट्स थे, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज थी, उनको एक्सप्लेन करने में बोहर अनसक्सेसफुल रहे। नेक्स्ट लिमिटेशन जो उनके मॉडल की थी वो ये थी कि वो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही हैं, किसी भी एटम की जो स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही हैं, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में जाती हैं तो वो उससे थोड़ा सा डेविएशन शो करती हैं। इट मींस अगर स्पेक्ट्रल लाइन सीधी लाइन में चल रही हैं, सीधी रेखा में चल रही हैं, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए तो वो अपना रास्ता छोड़ करके नेक्स्ट डायरेक्शन को मूव कर जाएंगी। इस इफेक्ट को हम कहते हैं ज़ीमान इफेक्ट, और इस इफेक्ट को बोहर समझाने में असफल रहे। नेक्स्ट, एक और इफेक्ट होता है कि आपकी स्पेक्ट्रल लाइन सीधी लाइन में जा रही थी, सीधी रेखा में जा रही थी, लेकिन आपने इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्रोवाइड कराई, और इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही ये अपना रास्ता छोड़ करके अपना रास्ता चेंज कर लेगी, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, और स्टार्क इफेक्ट को भी बोहर मॉडल नहीं समझा सका। अगली जो उनकी मिस्टेक थी कि उन्होंने किसी भी एटम के मॉलिक्यूल बनाने की जो एबिलिटी होती है उसके बारे में क्लियरली कोई विजन नहीं दिया।
नेक्स्ट जो उनकी प्रॉब्लम थी, उन्होंने एक एटम का फ्लैट मॉडल दिया, लेकिन आजकल चलते हैं 3 डायमेंशनल मॉडल। 3 डायमेंशनल मॉडल वो बताने में अनसक्सेसफुल रहे। और लास्ट जो बोहर मॉडल का ड्रॉबैक था वो ये था कि वो किसी एटम के ड्यूल बिहेवियर को नहीं समझा पाया। एटम को हमने एक स्पेक्ट्रल लाइन माना, और स्पेक्ट्रल लाइन मीन्स वो लाइट की तरह बिहेव करता है, और लाइट ड्यूल बिहेवियर दिखाती है। सम टाइम वो फोटोन यानी कि एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और सम टाइम वो वेव की तरह बिहेव करती है। तो इन दोनों बिहेवियर का मिला जुला फॉर्म ड्यूल बिहेवियर कहलाता है। और एटम भी एक स्पेक्ट्रल लाइन है, इसीलिए वो भी ड्यूल बिहेवियर शो करेगा। और इस बारे में बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।